नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। एटम जिसके टुकड़े ना किए जा सके, यानी कि जिसको हम बिल्कुल भी तोड़ ना सके। लेवाइजर ने इसके लिए 2 लॉ दिए हैं। उनका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें वो कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करके हम देखते हैं तो जो उसमें हमारे जो एटम्स होते हैं वो ना तो क्रिएट होते हैं और ना डिस्ट्रॉय होते हैं। मास बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड मास आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी और एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं? HCNO सिंगल डिजिट में, और कंपाउंड को H2O CO2 NH3। सेकंड उन्होंने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मीन्स। वो कहते हैं कि इनको हम कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम वाटर का ले रहे हैं, वाटर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। H2O 1 AMU बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27 kg के बराबर। अगर हाइड्रोजन में 2 AMU है और ऑक्सीजन में 16, तो रेशो क्या होगी? 2:16, यानी कि 1:8। कांस्टेंट रहेगा, हम इसको ना चेंज नहीं कर सकते, स्थिर रहता है। मतलब जिसकी जितनी AMU है वो ना घटेगी ना बढ़ेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जॉन डाल्टन आते हैं इस चैप्टर में। इन्होंने अपनी थ्योरी दी है डाल्टन एज ए एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी में बताया वो मैंने आपको पॉइंट्स में बताया ताकि आपको अच्छे से क्लियर होए। ऑल मैटर इज अ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी हमारे मैटर्स है वो छोटे छोटे एटम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनकर मिले हैं, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। Atoms are invisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। ये मैंने आपको पीछे क्लियर किया है। जो सेकंड पॉइंट है वो किसकी, मतलब ये वाला पॉइंट, और मैंने आपको ये पीछे भी बताया है। इसमें मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो पॉइंट सेकंड है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। Atoms of a given element are identical in a mass and a chemical properties। इनकी जैसे किसी इंसान का मतलब एक नाम के बहुत सारे इंसान होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है, उनमें उनके जो गुण होते हैं, उनकी वजह से उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इसी तरह एटम्स भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं। सभी एटम्स की अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उनके गुणों के कारण। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देख, इन्होंने यहाँ पे बताया एटम्स की क्या होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वूल नंबर ऑफ फॉर्म कंपाउंड्स। मैंने आपको रेशियो वाला पीछे करके भी दिखाया था। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। वो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट रहते हैं, और जो ये कॉन्स्टेंट वाला है ये उसमें मैंने आपको जो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का जो उन्होंने ला दिया था उसमें एक्सप्लेन भी किया था। डाल्टन ने जो सिंबल दिए वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। जैसे इन्होंने नाइट्रोजन के लिए एन देते, अब जो हम नाइट्रोजन के लिए एन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के लिए एच, इन्होंने कुछ और सिंबल दिए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जो ब्रिजीलियस ने सिंबल दिए वो आज तक यूज़ होते हैं। जैसे कोबाल्ट के लिए CO, और जो मतलब हम सिंबल यूज़ करते हैं ना एलिमेंट के, वो सब इनके दिए हुए हैं जो आज तक चल रहे हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। 1 AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम की, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की यहाँ AMU लिखा हुआ है, इनको ध्यान से देख लेना कि कितना होता है, ये पक्का एग्जाम में आते हैं। द नंबर्स ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज अ एटॉमिसिटी। बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स को हम किस नाम से जानते हैं? एटॉमिसिटी।
यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी में 1 एटोमिसिटी है और किसी में 2 है, 3 है, तो उनको क्या बोलेंगे? मोनो, डाइटो, टेट्रा, पोली। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे सल्फ़र में 4 है, अगर सल्फ़र की मतलब सल्फ़र में 4 है, इससे ज़्यादा, तो उसको भी हम पोली में ही ऐड करेंगे। आयंस क्या होते हैं? ये केमिकल फॉर्मूला लिखने में काम आते हैं आयंस। जैसे ये 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैशंस एंड एनियंस। जैसे कैशन में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे किस में है? प्लस में, और ये किस में है? माइनस में। चार्ज मस्ट बी बैलेंस। पॉजिटिव चार्ज पहले लिखते हैं, यानी कि जो चार्ज हम लिखते हैं इसमें जो पॉजिटिव वाली है वो हम पहले लिखते हैं। इसके मैंने आपको आगे एग्जांपल दी है। A group of atom carrying a charge is known as a polyatomic ion. Example OH minus NH4 plus CO2 minus, सॉरी यहाँ पे O की 3 भी लिखा हुआ है, एक्सेट्रा। जैसे अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फ़र, हाइड्रोजन की -2 होती है और सल्फ़र की 1। तो हम जो प्लस ये वाले है इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे। इसी तरह आगे हम अगर फॉर्मूला बनाते हैं कैल्शियम और इसका, तो आपने देखोगे कैल्शियम यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे, सॉरी हाइड्रो ऑक्साइड। मोलिक्यूलर मास H2O इक्वल टू 18 AMU। अब ये वाटर का फॉर्मूला है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका 18 AMU कैसे है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 और 2 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का 16, इनको ऐड करके क्या आया? 18। मोल कंसेप्ट ये क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ ये, क्योंकि ऊपर का बताने की जरूरत नहीं है। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटम आर मोलिकुलर मास इन अ ग्राम्स। एग्जाम्पल, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 AMU, mass of 1 mole of carbon atom 12 grams, mass of 6.022 multiply 10 power 23 कार्बन एटम्स 12 ग्राम्स। ये मैंने आपको बताया कि अगर 1 कार्बन एटम की बात होती है और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात होती है, तो किसमें कितने ग्राम और कहाँ पे क्या AM यूज़ करना है, ग्राम्स यूज़ करना है। मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये टॉपिक कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करके थोड़ा ही डिफाइंड किया है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। अब हमें इसको इसमें करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे गिवन मास, ये फॉर्मूला इसके गिवन मास एंड मोलर मास इक्वल टू n। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, नंबर, गिवन मास और मोलर मास। m कितना है हमारा 88 और मोलर कितना है 44, ठीक है। टोटल मतलब उसका हाफ कर दिया हमने 44, क्या है हमारा 2। CO2 मोलिकुलर मास, अब हम CO2 लेके चलेंगे, कितनी है हमारी 12 होती है, प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 44। ये मैंने आपको यहाँ डिफाइंड भी कर दिया कि कैसे आया है। उसके बाद हम ई गोल्डस्टाइन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा, कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर प्रोड्यूस व्हेन हाईली वोल्टेज करंट इज पास थ्रू अ लो प्रेशर गैस, ठीक है। जैसे ही मतलब हाई वोल्टेज से लो प्रेशर गैस के साथ हम कोई भी करंट उसमें से जाता है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के, एक मिनट में आपको दोबारा बता देती हूँ। कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर प्रोड्यूस व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू अ लो प्रेशर गैस, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाता है जब भी हम इसमें से क्या करते हैं, हाई वोल्टेज के साथ लो प्रेशर गैस के साथ करंट पास करते हैं इसमें से। ई गोल्डस्टाइन ने कहा प्रोटॉन्स खोजे, ई गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन्स खोजे जो एटम्स के अंदर होते हैं, और इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि जे थॉमसन कहते हैं
एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। इन्होंने सिर्फ एक पॉजिटिव की बात बताई जो मैंने आपको पीछे बताया, क्या कहते हैं कि हम कभी भी किसी उसमें से ना लो प्रेशर गैस के साथ हाई वोल्टेज पे अगर हम करंट पास करेंगे तो वो पॉजिटिवली होगा, उसमें जो एटम्स होंगे उसके अंदर वो पॉजिटिव होंगे, वो प्रोटॉन्स जो उन्होंने बताया। गैस के साथ हाई वोल्टेज पे अगर हम करंट पास करेंगे तो वो पॉजिटिवली होगा, उसमें जो एटम्स होंगे उसके अंदर वो पॉजिटिव होंगे, वो प्रोटॉन्स जो उन्होंने बताया है, सॉरी, एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन अब जे थॉमसन क्या कहते हैं कि नहीं, एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। इन्होंने सिंबल दिया है इलेक्ट्रॉन का ई माइनस और प्रोटॉन का पी पॉजिटिव। ये कहते हैं कि एटम्स आर न्यूट्रल। उसके बाद ये रदरफोर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट द गोल्ड फॉइल। ज़्यादा पार्टिकल्स के होते स्ट्रेट जा रहे हैं, सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ दूसरे एंगल से जा रहे हैं। वन इन अ 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंडेड, और उन्होंने 12,000 को ऐसे मतलब देखा कि वो रिबाउंड हो रहे हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर से सारी जगह से जा रहे हैं। और फिर उन्होंने फाइनली क्या कंक्लूजन दिया, जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना, मैं आपको यहाँ पे इसके थ्रू बता रही, देखो कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं पार्टिकल्स। इन्होंने बताया जो शीट ली थी इन्होंने गोल्ड फॉइल की, इसमें से जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इन्होंने देखा कि पार्टिकल्स कैसे कैसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन किया, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, पॉजिटिव चेंज ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इन्होंने ये 3 कंक्लूजन निकाल लिया इसके अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। ये मैंने आपको जो डायग्राम दिया है तीनों का एक्सप्लेन, यहाँ पे आपको अच्छे से अब पता लग रहा होगा कि इन्होंने कैसे कहा कि कुछ पार्टिकल्स इधर से जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, ये इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ते हैं एटम स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारा एटम स्ट्रक्चर है, इसमें इन्होंने क्या किया है, न्यूक्लियस को बताया कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें सभी प्रोटॉन्स है और एटम्स का सारा मास इसी में है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय रदरफोर्ड के द्वारा इन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर दिया, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज रेसिडिव इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus, size of nucleus is a very small as compared to size of atom। कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, पॉजिटिव होते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखो पॉजिटिव का साइन भी बनाया है। उसके बाद नील्स बोर कहते हैं, इन्होंने नेगेटिव की बात की है, इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बोला था ना कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो नेगेटिव में होते हैं, और उसके लिए उन्होंने ई माइनस का साइन दिया था। रिवॉल्व इन स्पिल ऑर्बिट्स कॉल्ड discrete orbit of electron in which they do not radiate energy। यो इन्होंने अपने इस स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है कि इसमें नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना आप कि यहाँ पे पहले उन्होंने पॉजिटिव बताया कि ठीक है, आप कहते हो कि पॉजिटिव है तो हम मान के चलते कि ये पॉजिटिव है, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव भी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा चैप्टर। अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट फार्मूला 2n2। ज़्यादातर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके चलते हैं, मैंने आपको बताया कि कैसे। ऑर्बिट शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो बाहर के मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उनमें ना 8 से ज़्यादा नहीं होते। द इलेक्ट्रॉन present in outermost shell of an atom are known as the valence electrons। Atomic number, the total number of protons present in the nucleus of atom is known as the atomic number। ये तो आपको नॉर्मली इससे समझ आएगी कि जो प्रोटॉन्स टोटल प्रोटॉन्स उसमें न्यूक्लियस में होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एटॉमिक नंबर्स। मास नंबर, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज known as a मास नंबर। ठीक है,
ये दोनों ना डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए। इसको आप अच्छे से, अगर आपके पेपर में ना एटम के बारे में और मास के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो पहले आप इनको डिफाइन करना। एटम की मैंने आपको पहले बता दी थी डेफिनेशन। उसके बाद आप बताना कि नंबर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। Isotopes are atoms of same elements having same atomic number but different mass number। देखो अब सबका क्या है HHH, और लेकिन इनकी क्या है डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या है 1 2 3, लेकिन एटॉमिक क्या है सेम 1 1 1। ठीक है, आइसोटोप्स का एग्जाम्पल आप ये जरूर देना, इससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिर इन्होंने इसके यूजेस बताया कि इनका यूजेस क्या है। An isotope of uranium is used as a fuel in a nuclear reactor. An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. Isobars के होते हैं atoms of different elements with different atomic number which have the same mass number are known as the isobars। जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन सेम मास नंबर होते हैं उनको हम आइसोबार्स बोलेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत कहीं पे मेरे से समझाने में गलती होगी हो तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगली वीडियो में मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना। अगर आपको किसी और चैप्टर पे भी वीडियो चाहिए विद नोट्स तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।